हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डेली की तरह आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हमारी 7th क्लास हो चुकी है पीवाईक्यू की, और आज की क्लास नंबर है हमारी 8th। ठीक है जी। तो अभी तक आपने वो 7 क्लास नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका क्या दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, क्योंकि उसमें भी हमने क्या किया है, पीवाईक्यू क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस की है। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति की इकाई नहीं है, इनमें से कौन है जो शक्ति की इकाई नहीं है। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कि किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये होती है ऊर्जा की इकाई। ठीक है जी। तो ये ऊर्जा से संबंधित है, कौन सा, तो आपका किलोवाट घंटा। बाकी जूल, अश्वशक्ति और वाट ये सभी किससे संबंधित है, तो ये आपके शक्ति से संबंधित है, लेकिन किलोवाट ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई डैश है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है, तो इसकी होती है आपका ओम मीटर। ओम मीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी कि ओम मीटर। अपोन में नहीं होता है, ओम अपोन में मीटर नहीं होता है, जिसमें इसमें अपोन दे रखा है, अपोन में नहीं होता है। इसका सही होता है ओम मीटर। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट अपोन में एम्पेयर होता है। तो किस भौतिक राशि का होता है वोल्ट अपोन में एम्पेयर, तो ये होता है आपके प्रतिरोध का। ठीक है जी। आर मतलब प्रतिरोध, अपोन में वोल्ट नहीं, वोल्ट अपोन में एम्पेयर होता है। तो एम्पेयर को कैसे डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है जी। तो ये किसका फॉर्मूला है, तो ये प्रतिरोध का। ठीक है जी। तो ये किसकी भौतिक राशि है, वोल्ट अपोन में एम्पेयर, तो ये है प्रतिरोध की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि 446 वोल्ट को क्या कहा जाता है। तो 446 वोल्ट की बात की जाए तो इसको कहा जाता है एक अश्व शक्ति। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर एक कि एक अश्व शक्ति कहते हैं। 746 जो वोल्ट होता है वो किसके बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति के बराबर होता है। ठीक है जी। अश्व शक्ति के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो किसके बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो वो है आपका ठोस। ठोस में क्या होता है, सभी जो अणु होते हैं एक दूसरे से चिपके होते हैं। ठीक है जी। तो बहुत ही पास होते हैं, वो बहुत ही अधिकतम बल होता है उनका, आकर्षण करके रखते हैं, एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं। किसमें, तो ठोस में। तो अणुआ किस में पकड़ कर रखते हैं एक दूसरे को, तो वो है ठोस में। बाकी गैस में वो अलग अलग होते हैं, द्रव में अलग होते हैं, प्लाज्मा भी अलग होते हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में सबसे अधिक पास कौन किस में होते हैं, तो वो आपके होते हैं ठोस में। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। तो अभी तक कितनी तय की जा चुकी है पदार्थ की अवस्थाएं, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 अवस्थाएं तय की जा चुकी हैं। ठीक है जी। 3 4 के बारे में आप सभी को पता होगा, जो है आपका जल। ठीक है जी। जल है मतलब द्रव, जल कहने का मतलब है द्रव है, गैस है, ठोस है, प्लाज्मा है, और 5वां कौन सा है, तो बोस-आइंस्टीन कॉटन सेट। बोस-आइंस्टीन कॉटन सेट ये कौन सा आपका पदार्थ है, तो ये आपका 5वां पदार्थ है जिसकी अवस्था को क्या किया गया है, तय किया गया है। तो टोटल कितनी अवस्थाओं को तय किया गया है, तो आपका 5 अवस्थाओं को। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि डैश में विसरण अधिकतम तीव्रता से होता है। तो विसरण सबसे ज्यादा किस में होता है, अधिक तीव्र, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर ए, ठोस में। ठीक है जी। सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, तीव्रता होती है विसरणों की। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी गलत बता रहा हूँ। ठोस मानिए द्रव में होता है, द्रव में अधिकतम तीव्रता होती है। यहाँ पे कण क्या होते हैं, अलग अलग होते रहते हैं। ठीक है जी। गैस में क्या होता है,
कण बड़े अलग मतलब अलग होते हैं और उसमें क्या होती है, तीव्रता होती है, इधर उधर गमन करते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है जी, ये ठोस नहीं होगा, मुंह से निकल गया। इसका क्या है सही उत्तर? तो आपका ऑप्शन नंबर सी गैस, जिसमें अधिकतम विचरण मतलब गमन करते रहते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं होते, एक दूसरे की तरफ भागते रहते हैं, एक दूसरे तेजी से क्या करते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो किस में चलते हैं अणु? तो वो चलते हैं गैसों में। ठीक है जी, इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डैश एक शुद्ध पदार्थ है, तो सबसे शुद्ध पदार्थ कौन सा होता है? तो वो आपका होता है मेथेन। जो मीथेन होता है वो क्या होता है? सबसे शुद्ध पदार्थ होता है, इसमें कोई मिश्रण नहीं होता है मेथेन में। ठीक है जी, चीनी की घोल में मिश्रण है, दूध में मिश्रण है, वायु में मिश्रण है, लेकिन मीथेन में कोई मिश्रण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे शुद्ध पदार्थ इसमें कौन सा हो गया? मीथेन। ठीक है, अब चलें अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली पीवाईक्यू लेके आते हैं आप सभी के लिए। और डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है जी, और डेली प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक अंडा पकाना, ये रासायनिक परिवर्तन है? नहीं है। ठीक है जी। एक आइस क्यूब का पिघलना, चलिए इसको बाद में देखते हैं। केक को ब्रेक करना और केला सड़ाना, नहीं। देखिए इसमें सही जो रासायनिक परिवर्तन है वो आपका है एक आइस क्यूब का पिघलना। ये क्या हो रहा है? तो इसको अगर एक आइस क्यूब को रख देंगे चाहे पिघलाएंगे तो वो एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन ये सब कैसे परिवर्तन है? तो ये मिश्रित परिवर्तन हो जाएंगे। अंडों को पकाएंगे हम, ठीक है जी, आग पे। अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा? पकेगा? नहीं पकेगा। लेकिन बर्फ के क्यूब का रख दिया जाए तो वो चाहे उसको हम पिघलाएं चाहे थोड़ी देर बाद वो खुद ही क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। तो आइस का पिघलना क्या कहलाएगा? एक रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। उसको हमें कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, फिर भी वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। लेकिन अंडे को हमें पकाना पड़ेगा, केक को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी उसमें परिवर्तन होगा, और केले को सड़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग केवल पशु कोशिकाओं में ही पाया जाता है? वो कौन सा कोशिका अंग है जो केवल किस में पाया जाता है? तो पशुओं में। तो वो है आपका लाइसोसोम। ठीक है जी, लाइसोसोम केवल पशुओं में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, लाइसोसोम किस में पाया जाता है? तो सिर्फ पशुओं में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो किसकी मात्रा है कोशिकाओं को सुगम बनाने के लिए डैश में परिवर्तन कर देती है? तो वो है आपका जल। जल की मात्रा से कोई भी क्या किसी भी कोशिकाओं को चलाने के लिए वो क्या कर देती है? सुगम कर देती है। तो वो कौन सा पदार्थ है? तो वो आपका जल है। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए, जल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की ऊर्जा को कम आवश्यक क्यों होती है? कम आवश्यकता क्यों होती है? मतलब पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उसमें अधिकतम मृदा कोशिकाएं पाई जाती है। मतलब मित्र जो मरी हुई कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए उसको ऊर्जा की क्या होती है? कम आवश्यकता होती है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए की कोशिका, क्योंकि उसमें अधिकतम मृत कोशिकाएं पाई जाती है, और जो मरी होती है इसलिए उसको ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, अब चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, इसलिए कोशिका भित्ति में क्या पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्योंकि वो क्या करती है? पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर है कि
पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति इसलिए पाई जाती है क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो पहला कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? तो पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था मद्रास में। ठीक है जी, ठीक है। तो कब लड़ा गया था? तो मद्रास में पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में ही सार्फ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो सेठ हुआ करते थे, साहूकार हुआ करते थे, महाजन हुआ करते थे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था? तो उनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था बैंकिंग। क्योंकि वो क्या करते थे? तो वो मजदूरों को चाहे किसानों को वो ऋण प्रदान करते थे और उसके बदले जमीन जायदाद कुछ भी गिरवी रख लेते थे। तो ये सारी व्यवस्था कौन करती है? तो ये बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आती है सारी व्यवस्थाएं। ठीक है, तो उस समय में, उस जमाने में ये किससे संबंधित है? तो ये बैंक से संबंधित है। आज का जमाना है, बैंक क्या करती है? तो ऋण प्रदान करती है, उसके ऊपर क्या लेती है? तो ब्याज लेती है, ब्याज दर बढ़ाती है, घटाती है। उस समय क्या करते थे? तो सेठ और साहूकार लोगों को, चाहे मजदूरों को, चाहे किसानों को ब्याज पर पैसे दिया करते थे। उसके बदले उनका घर जायदाद इत्यादि क्या कर लेते थे? गिरवी रख लेते थे। तो ये किसके रूप संबंधित है? तो ये बैंक से संबंधित है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया नाम डैश नदी से लिया गया है। तो इंडिया नाम किससे लिया गया है? तो इंडिया नाम लिया गया है सिंधु से। ठीक है जी, सिंधु से इंडिया नाम लिया गया। जो अरब के लोग थे वो क्या कहते थे? तो इंडिया को वो सिंधु को इंदुस करके पुकारते थे। वो सिंधु को क्या कहते थे? इंदोस। और सिंधु का मतलब क्या होता है? जो सिंध के रहने वाले लोगों को वो क्या कहते थे? इंदोस कहते थे। इंदोस का मतलब इंडिया। और इंदोस किस भाषा से बनी है? तो इंदोर, इंडिया ग्रीक भाषा से निकला हुआ शब्द है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है कि सिंधु नदी के नाम से इंडिया जानी जाती है। ठीक है जी, इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चश्मे शाही डैश भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये है कश्मीर शाही। चश्मे शाही कश्मीर भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। चश्मे शाही कहाँ पर है? तो ये कश्मीर में स्थित है। ठीक है जी, इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर है कि चश्मे शाही कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मध्यकाल डैश शताब्दी से शुरू होता है और डैश शताब्दी में समाप्त हो जाता है। तो कब से कब तक शुरू होता है मध्यकाल? तो मध्यकाल को माना जाता है आपके 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी। 8वीं शताब्दी से लेकर कब तक माना जाता है? तो 18वीं शताब्दी तक मध्यकाल को माना जाता है। ठीक है जी, इसके बीच में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या थी? तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी थी आपकी धर्मशाला। ठीक है जी, और हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? तो वो ब्रिटिश द्वारा, पिछली क्लास में हमने बात की थी कि ब्रिटिश ने ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाई थी? तो वो हिमाचल प्रदेश के शिमला को बनाई थी। ठीक है जी, शिमला को अपनी क्या बनाया था उन्होंने? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी भारत की उन्होंने। तो इंडिया ने, मतलब हिमाचल प्रदेश ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? तो धर्मशाला को बनाया। आपका ये भी इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। एक तो बनी गया कि पहली राजधानी आपकी शिमला है, किसके द्वारा बनाई गई? तो ये बनाई गई थी, अभी बताया आपको, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों द्वारा। ठीक है जी, शिमला। और दूसरी है धर्मशाला, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई। और ये दूसरी धर्मशाला कब बनी? तो ये बनी आपकी 2017 में। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि दूसरी जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी थी उसे कब बनाया गया? तो 2017 में बनाया गया। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है 2017 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी क्या है? तो वो है आपका कोहिमा।
ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी कि कोहिमा किसकी राजधानी है, तो वो है नागालैंड की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि आओ डैश राज्य में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। तो आओ कहाँ बोली जाती है, तो ये आपके नागालैंड में बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की जनजातीय भाषा है। तो इनमें से कौन सी जनजातीय भाषा है, तो वो है आपकी गोड़ी। गोड़ी क्या है, एक जनजातीय भाषा है। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोड़ी एक जनजातीय भाषा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो दक्षिण भारत में मनाए जाने वाला जो फसल महोत्सव है वो है आपका ओणम। ठीक है जी। ओणम क्या है, ये दक्षिण भारत का प्रसिद्ध त्योहार है जो फसलों की कटाई पर बनाया जाता है। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं। तो स्वपोषी जो भोजन का संग्रहण करते हैं वो स्टार्च के रूप में करते हैं। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च के रूप में स्वपोषी अपने भोजन का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। तो इनमें से कौन सा वो जीव है जो क्या करते हैं, पर्यावरण को स्वस्थ रखते हैं, स्वच्छ। तो वो रखते हैं आपके जीवाणु और कवक। ये क्या करते हैं, तो पर्यावरण को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु और कवक। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए जीवों में से शीर्ष शिकारी का चयन कीजिए। मतलब इनमें से बताने कि जो सबसे चतुर शिकारी इनमें से कौन सा है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गरुड़। गरुड़ क्या होता है, सबसे प्रमुख शिकारी है। ये दूर से अपने शिकार को पहचान कर लेता है और उसके बाद उसको क्या कर लेता है, दबोच लेता है। तो वो है आपका गरुड़, जिसे क्या कहते हैं, चील भी कहते हैं। ठीक है जी, गरुड़। तो ये अपने शिकारी को क्या ऊपर से ही वो पहचान कर लेता है और उसकी शिकार भी कर लेता है बड़े ही आसानी से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज थोड़ी छोटी वीडियो है, कोई नहीं, आपको कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसे लगी जरूर हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और आपको कुछ एक्स्ट्रा करना हो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर हमें ये करवा दें। ठीक है जी। तो वो भी हम टॉपिक अलग से लेके आ जाएंगे। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि डेली शाम को हमारी 6 बजे इस पर एक वीडियो आएगी प्रीवियस ईयर की। और डेली आपको प्रीवियस ईयर करने के लिए क्या करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है जी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और डेली आपको इस पर PYQ क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है जी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।